दुनिया के 75% बाघ, 60% एशियाई हाथी और 100% एशियाई शेर भारत में है। वहीं 1952 में देश से विलुप्त घोषित कर दिए गए चीते भी भारतीय जमीन पर वापस लौट आए हैं। भारत में तेंदुओं की संख्या भी 12,850 से ज्यादा हो चुकी है। असम में एक सींग वाले गैंडों की संख्या भी बढ़ी है। बीते 4 साल के दौरान वन और वृक्षों के कवरेज में भी 16,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देश में संरक्षित क्षेत्रों का कवरेज बढ़कर 5.03% हो चुका है। संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 981, तो कम्युनिटी रिजर्व का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। इतना ही नहीं, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी प्रयास लगातार जारी है, क्योंकि प्रजातियों के संरक्षण से ही पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा संभव है। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में हुई चर्चा की। हमारे देश में सिर्फ नहीं, सारे दुनिया में इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा क्रिमिनल इंडस्ट्री है और इसमें ज्यादातर मैरीटाइम रूट से, मतलब समुद्री की रास्ते से ये इल्लीगल ट्रेड होते हैं। आपके पास क्या जरिया है ये इल्लीगल ट्रेड को रोकने के लिए, ये थोड़ा हमें बताइए। क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जितने बड़े देश है हमारा, ये जो लेजिस्लेशन लाते हैं आप, मुझे शंका है कि ये हमारे लिए काफी होगा या नहीं। Sir, at a time when global warming is increasing, forests are vanishing and various species of flora and fauna are disappearing, our visionary Prime Minister has taken strides in the right direction to lead the country towards a more sustainable future. And for this far-sighted bill, the bill will put India at the forefront of preserving biodiversity and conserving the environment. बहस हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने माना कि वन्य जीवों का संरक्षण समय की मांग भी है और जरूरत भी। सांसदों ने वन संपदा और वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन साइट्स का भी जिक्र किया, तो जैव विविधता के खतरों, संकटग्रस्त प्रजातियों के अवैध व्यापार और मानव पशु संघर्ष का मुद्दा भी उठा। विपक्षी सदस्यों ने न सिर्फ प्रस्तावित कानून से संबंधित अपनी चिंताएं साझा की, बल्कि कुछ प्रावधानों की सराहना भी की। सत्ता पक्ष ने विधेयक को सही समय पर उठाया गया सही कदम बताते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण किया जा सकेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पृथ्वी को जीवंत बनाए रखने के लिए मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों का रहना आवश्यक है, लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से आज जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। IUCN की लुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची में 1,42,000 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज हैं। इनमें विलुप्त होने के खतरे वाली 41,000 प्रजातियां हैं, जिन्हें बचाना विश्व समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत तो शुरू से ही वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सजग रहा है। यही वजह रही कि देश में वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 2 नए अनुच्छेद 48A और 51A जोड़कर वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए। साथ ही वन, वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण के महत्व को समझते हुए इन विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इंडिया कंसिस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, बट 8.8% ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड स्पीसीज वी आर हैविंग इन आवर कंट्री, इंक्लूडिंग 91,000 एनिमल स्पीसीज, 45,000 plant species, 4 biodiversity hotspots, in addition to hundreds of natural parks and wildlife sanctuary. Sir, even our constitution has recognized the sanctity of the animal life. भारत 1976 से ही वन्य जीवों
और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन यानी साइटेस का पक्षकार है। ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पर संकट नहीं हो। साइटेस अपने पक्षकारों से अपेक्षा करता है कि इसके प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। यही वजह थी कि वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 में बदलाव के लिए वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 लाने का फैसला लिया गया और 17 दिसंबर 2021 को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को फर्दर अमेंडमेंट के लिए प्रस्तावित करता है। ये विधेयक 25 दिसंबर 2021 को गहन जांच पड़ताल के लिए विज्ञान और तकनीक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली समिति ने 21 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट सौंप दी। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद 2 अगस्त 2022 को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। 50,000 से ज़्यादा फ्लोरा और फोना का डे टू डे अपने जीवन में फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए मनुष्य लगातार इस्तेमाल कर रहा है। उसमें मैरीन से लेकर सब फ्लोरा और फोना है। इसका सस्टेनेबल यूज़ कैसे हो, इसका सस्टेनेबल कंजम्पशन कैसे हो, और इसलिए सस्टेनेबल कंजम्पशन और सस्टेनेबल यूज़ जितनी भी चीज़ें हैं उसका सबसे बड़ा करने का ये जो संकल्प है, ये भारत का संकल्प है। ये सच है कि वन्य जीव संरक्षण ने आज व्यापक आयाम हासिल कर लिया है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि वर्तमान में अवैध व्यापार वन्य जीवन के लिए प्रमुख खतरा है। ऐसे में शिकार और हत्या के अलावा वनों के प्रबंधन, प्राकृतिक चारे को सुनिश्चित करना और वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न केवल साइटेस के प्रावधानों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है, बल्कि देश में वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के सभी पहलुओं को भी शामिल करता है। India has been a signatory in the CITES for the last 46 years. Earlier governments failed to even consider the implementation of the convention. I'd like to congratulate our government for incorporating the provisions of CITES in the Wildlife Protection Act as a separate chapter 5th B, which is titled Regulation of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. We are leading the world in the fight to protect the environment, and the enactment of this bill will put India in the forefront of the battle to save the ecosystems of our planet. इस बिल में वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित कनेक्शन साइट्स को लागू करने का ये इसमें प्रावधान किया गया है। भारत की देसी प्रजातियों का भी संरक्षण है। इसमें कानून के प्रवर्तन में सुधार का प्रावधान भी किया गया है। इसमें वन्य जीवों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि 1972 के कानून में संशोधन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जंगली जानवरों की रक्षा के लिए सख्त नियमों और विनियमों के व्यापक सेट की आवश्यकता है। उनका कहना था कि जैव विविधता और वन्य जीवों की जरूरतों को जानने के साथ ही उनके संरक्षण के लिए भी सभी को मिलकर काम करना चाहिए। Sir, wildlife conservation is the practice of protecting plant and animal species and their habitats. And so we need to know about biodiversity, we need to know the needs of wildlife and the habitat. We all need to work together. This is a very meticulously drafted bill, and I would just make an appeal to all my esteemed colleagues to kindly support the bill. This is a much awaited bill, sir, as most of the provisions of the earlier act had become ineffective and redundant under the premises that the crime against wild animal in India and particularly in Orissa is on the rise. Therefore, we need a comprehensive set of rules and regulations with biting teeth, sir, to protect the wild animal in India. विपक्षी सदस्यों ने भी साइटेस के प्रावधानों को लागू करने के लिए 1972 के कानून में बदलाव को जरूरी बताया।
उन्होंने कहा कि संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। Some of the amendments are of course very necessary. The prominent among them are the prohibition of renewal of arms license within the 10-kilometer radius. That is very much needed. And also to regulate the international trade, the CITES trade, that is very important. I think this is welcome. And then standing committee also very decisively, they recommended a lot of amendments. But it is up to the House that whether these amendments would be accepted or not. The committee, while examining the bill, have made certain important recommendations, and I think these recommendations deserve consideration. I am hopeful that the House will deliberate in detail all the suggestions and will draft a robust legislation. टीडीपी के जयदेव गल्ला ने पूछा कि साइटिस के प्रावधानों को लागू करने में देरी की वजह क्या है, तो YSRCP सांसद केजी माधव ने कहा कि देश की विरासत को संरक्षित करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक कदम है। This entire bill is placed, and it is the Convention on International Trade in Endangered Species. We joined this convention in 1976, sir, 46 years ago, and this convention mandates parties to take suitable steps to enforce its provisions, and we are implementing this in 2022. What are the reasons behind this enormous delay may kindly be explained to the House. The provisions within the bill to implement sites is a such needed step to preserve our heritage. The bill lays out a detailed methodology as to how to implement sites, and this will ensure that the implementation is smooth and effective without unnecessary hurdles and middlemen. ताज़ा संशोधन वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 की प्रस्तावना में बदलाव करता है। इसकी प्रस्तावना में वन्य जीव के संरक्षण की ही मूल भावना थी, लेकिन अब इसमें वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ उनकी सुरक्षा और प्रबंधन को भी शामिल कर दिया गया है। आरएसपी सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि इससे वन्य जीव संरक्षण कानून के दायरे को विस्तार मिलेगा। In the original bill, in the principal bill, it is being the protection of wildlife. Now we are amending it to as protection, management and conservation. I think that everything, environmental aspects, ecological aspects, everything will come under these two words, that is management and conservation as well as protection. चर्चा के दौरान वन्य जीव संरक्षण कानून की अनुसूचियों की संख्या में बदलाव का मुद्दा भी उठा। 1972 के कानून में 6 अनुसूचियां हैं। इसमें विशेष रूप से संरक्षित पशुओं की 4, संरक्षित पौधों की 1 और वर्मिन की 1 अनुसूची है, जबकि विधेयक में 4 अनुसूचियों का प्रस्ताव है। इसमें विशेष रूप से संरक्षित पशुओं की 2, संरक्षित पौधों की 1 और साइटिस के परिशिष्टों में दर्ज नमूनों की 1 अनुसूची शामिल है। इस बदलाव का मकसद कानून के तहत संरक्षित वन्यजीवों, पक्षियों और पादपों के लिए तय अनुसूचियों को सरल बनाना है। मूल कानून में और 2013 में हुए संशोधन में अब तक अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 1 में दी गई प्रजातियों और अनुसूचित 1, 2, 3 और 4 में शामिल प्रजातियों के लिए संरक्षण और उनके हनन के लिए अलग अलग दंड विधान मौजूद थे, जिन्हें अब केवल 2 अनुसूचियों में तब्दील किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष जी, अनुसूचियों में प्रस्तावित बदलाव को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है। बिल वर्मिन प्रजातियों के लिए वर्तमान शेड्यूल, नमूनों के लिए एक नया शेड्यूल सम्मिलित करता है। बिल में अनुसूचित 1 के तहत 131 स्तनधारी, 112 पक्षी, 43 सरीसृप, 26 मछलियों, 63 कीड़े, 338 मूंगे और अनुसूची 2 के तहत 41 स्तनधारी, 864 पक्षी, 12 सरीसृप, 58 कीड़े मोलस्क को भी सूचीबद्ध किया गया है। पौधे के लिए एक अलग प्रकार के भी सूचीबद्ध है। चर्चा के दौरान वर्मिन और आक्रामक विदेशी प्रजातियों का भी जिक्र हुआ। वर्मिन ऐसे छोटे जानवर होते हैं जो बीमारियां लाते हैं और फसल या खेत बर्बाद करते हैं, जबकि आक्रामक विदेशी प्रजातियां वैसे पशुओं या पौधों को कहते हैं जो भारत की मूल प्रजातियां नहीं हैं और जिनके आने से वन्यजीव या उनके आवास स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विधेयक में वर्मिन प्रजातियों की अनुसूची को हटा दिया गया है। वहीं ये बिल केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
केंद्र सरकार किसी अधिकारी को आक्रामक प्रजातियों को जब्त करने और उनका निपटान करने का अधिकार दे सकती है। विपक्षी सांसदों का कहना था कि किसी प्रजाति को वर्मिन घोषित करने के लिए राज्य सरकारों की सलाह ली जानी चाहिए ताकि लुप्त प्राय प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। As a species vermin, without the consent of the state government, what will be the proliferation of one species or destroy of one species? This is very dangerous provision we have to reconsider. With regard to what? Invasive alien species, whether there is a class with the domestic invasive species or alien invasive species, whether study has been conducted or not. Without a valid and scientific biological study, how omnipotent power can be conferred within the central government through this act without the state government? Now the power to declare the wild animals as vermin rests in the union government and the causing difficulty to controlling them. So I request delegate the power to the state also. Hence I request this power is shared with the state government as well for their effective control. इस प्रस्तावित कानून के जरिए लकड़बग्घा, अंडमान, जंगली सुअर, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सियार जैसे जानवरों को वर्मिन जीव जंतु की श्रेणी जो फसल या अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं में डालने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो मनुष्य को डायरेक्ट रूप से हानि पहुंचाता है और यह फसल भी बर्बाद नहीं करते हैं। इस संशोधन द्वारा इनकी आसानी से हत्या की जा सकेगी और इनके चमड़े का गैर कानूनी व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। 1972 का कानून मुख्य वन्य जीव अधिकारी को एक राज्य में सभी अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव करने का काम सौंपता है। इन्हें राज्य सरकारें नियुक्त करती हैं। बिल कहता है कि चीफ वार्डन के कार्य अभयारण्य की प्रबंध योजनाओं के अनुसार होने चाहिए। इन योजनाओं को केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य वन्यजीव अधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया जाएगा। विशेष क्षेत्रों में आने वाले अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजना संबंधित ग्राम सभा से सलाह करके तैयार की जानी चाहिए। विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वो किसी संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित कर सकती है। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक में वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में राज्यों के अधिकार को सीमित कर दिया गया है, जिस पर विचार करना चाहिए। The bill moots a reduction in the role of state wildlife boards. Please underline that bill also has the provision of excessive delegation and unrestricted power of the central government. I repeat, excessive delegation and unrestricted power of the central government. अगर सब कुछ central government के हाथ में रहेगा तो फिर state government का क्या मतलब है? The government really wanted to fulfill the commitment of the convention provisions. At least pay your attention to fill up these gaps when you are making the rules or delegate the powers to the states, how it can be coordinated with this act. Unless and until this was done, this act is going to be filed. The state government and central government is required to work together and implement all the relevant laws and conservation strategies in order to protect the wildlife and prevent illegal hunting and trade of these endangered species and wildlife as a whole. चर्चा के दौरान मानव पशु संघर्ष को लेकर भी सांसदों ने गंभीर चिंता जताई। हर साल भारत में मानव पशु संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हाथियों के साथ संघर्ष में 2019-20 से 2021-22 के दौरान 1579 इंसानों की जान गई। वहीं वर्ष 2019 से 2021 के दौरान बाघों के हमले में 125 लोग मारे गए। सांसदों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि जंगल या उसके आसपास रहने वाले जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा भी की जानी चाहिए। Developed country like USA has taken measures to control the wild animals and its growth to protect from its attack. Hence, I request the government to kindly withdraw this bill and replace it with a comprehensive one that has provisions to protect human beings from the attack of wild animals. Honorable Chairperson, sir, I sincerely support that wildlife should be preserved and protected, but at the same time, the fundamental rights to life of the forest dwellers and people living in forest must also be protected under Article 21
of the Indian Constitution. 1972 का कानून मुख्य वन्य जीव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी संरक्षित वन्य जीव की बिक्री और स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि विधेयक उन जीवित हाथियों के स्थानांतरण या परिवहन को इस शर्त से छूट देता है जिनके लिए किसी व्यक्ति के पास स्वामित्व का सर्टिफिकेट है और उसने राज्य सरकार से अनुमति ली हुई है। हालांकि इस प्रावधान पर सांसदों की राय बंटी हुई नजर आई। एनपीपी की अगाथा संगमा ने इसे खतरनाक कदम बताया तो आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने इस प्रावधान का स्वागत किया। Clause 27 proposes to permit the commercial trade of elephants, legalizing elephant trade for the first time in 50 years, which is a very dangerous and a regressive move. I humbly request the Honourable Minister to reconsider these sections and not legalize the trade in live elephants. I fully agree that a new provision has been incorporated by which the ownership, the transfer and ownership is well accepted. I totally oppose the recommendation made by the standing committee headed by Sri Jairam Ramesh that it can be only for the trust, temple trust and all these things. Individuals should also be given authority to own, transfer and transport this elephant. The elephant trade, the bill allows that. But here we need a clarification there. Here the section is unclear as to meaning of the prior permission from where. The state government and from which state government? The government which is from where the origin of the transport is happening or to the state which is going. वन्य जीव संरक्षण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में सामान्य उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। वहीं विशेष रूप से संरक्षित पशु के मामले में जुर्माना 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने कहा कि वन्य जीव अपराध के दोषियों को और सख्त सजा दी जानी चाहिए। The bill proposes to increase penalties for general violations from 25,000 to 1 lakh and violation against specially protected animals from 10,000 to 25,000. I feel that these are still very much on the lower side, sir, and the Honourable Minister can consider revising it multiple times, looking at the importance of ecology and protecting nature and wildlife. वही विशेष रूप से संरक्षित वन्यजीवों के खिलाफ हुए अपराध या उल्लंघन के लिए जुर्माने की रकम वर्तमान में 25,000 रुपये है, इसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये किया जाए और दंड के प्रावधान को और अधिक कठोर बनाया जाए। सांसदों ने वन्य जीवों के संरक्षण और दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए अपने सुझाव भी दिए। I would like to point out, in Assam, we have a plant called agar wood, and I would request the Honourable Minister to look into this matter and arrange to remove the Assam agar from the list of the CITES. जम्मू व कश्मीर की बात कहूँगा, हमारा एक नेशनल पार्क है दाचिगाम नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क ये है, इट इज़ होम टू द एंडेमिक स्पीशीज ऑफ डियर जो हांगुल के नाम से जानी जाती है। वो उसके सारी दुनिया में वो कहीं नहीं पाया जाता है माँ सिवाय दाचिगाम नेशनल पार्क के। तो ये जो पोल्यूशंस हैं, एमिशंस हैं फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। संकटग्रस्त प्रजातियों का अवैध व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर हो रहा है। इस तकनीकी के ज़माने में इंटरनेट ऐसे व्यापार को आसान बना रहा है। इन नए माध्यमों के इस्तेमाल मसलन इंटरनेट को साइबर अपराधियों की श्रेणी में रखते हुए इस अधिनियम में प्रावधान करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कोई भी एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेटेड टूरिज्म होना चाहिए। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की परिकल्पना है कि हरी भरी धरती पर सभी जीव सह अस्तित्व में रहें और सरकार इसके लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों को वर्मिन घोषित करने के विषय को असंवेदनशीलता से नहीं लिया जा सकता। मैं ही सोच रहा था कि ऐसी कल्पना की जाए कि इस धरती पर न पेड़ हो, न पर्वत हो, न नदी हो, न पशु हो, न पक्षी हो, केवल मनुष्य ही मनुष्य हो। तो क्या ये धरती धरती रहेगी?
ये सरकार की फिलॉसफी ही भारतीयता के उन मूल विचारों को स्थापित करना है जिसके आधार पे न केवल धरती हरी भरी रहे, धरती में सब लोग सह अस्तित्व के माध्यम से रहें। ये हमारा सामूहिक दायित्व है, ये हमारे भारत की संकल्पना का दायित्व है। ये हमारे बायोडायवर्सिटी के साथ अपने जीव जंतुओं को हम अपने लग्जरी शॉल वगैरह में इस्तेमाल ना करें, इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार से राज्यों के अधिकारों को लेने का बात नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट व्यवस्थित तरीके से हो, उनको संबल देने के लिए हमने मैनेजमेंट कमेटी को बनाया है। हमने शेड्यूल को इस प्रकार से सुसंगत किया है कि उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध ना है। इसके साथ ही साथ जो साइटस ने जो अपने उनका जो एनेक्सर है उसको भी हमने लगाया है कि अगर कोई साइटस के साथ और भारत के विषयों के साथ अगर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होगा तो बिल में हमने प्रावधान किया है कि जो भारत के बनाए हुए जो एनेक्सर है वो उस पर प्रवेल करेंगे, क्योंकि हमारी संप्रभुता सबसे ऊपर है। अपने वन्य जीवों की और अपने बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना हम जानते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से वन और वन्य जीवों का संरक्षण करता है। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समेत नई तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। सेक्शन 62 में बार बार किसी भी वन्य जीव को वर्मन करने की बात है। ये निर्णय कभी भी असंवेदनशीलता के साथ नहीं लिया जा सकता है। और मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से संतुलित विकास आवश्यक है, उसी प्रकार से अगर कोई भी जानवर हमारी फसल को क्षति पहुंचाता है तो उसके बारे में हमने पूरा सेंसिटिव तरीके से वाइल्ड लाइफ वार्डन को अधिकार दिया है और उस अधिकार का प्रयोग पूरी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। कि जो नेशनल पार्क में जब हम कई जगह पे डिक्लेयर करते हैं तो देखने में आया कि वहाँ पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पर रहने वाला जो परंपरागत समाज है, उनको तुरंत ही एकदम से हम जाने को कहते हैं। हमने इस बार उसमें एक प्रावधान लगाया है कि तुरंत उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। जब तक उनका विस्थापन पूरा नहीं हो जाएगा, उनके ग्रेजिंग राइट, उनके ड्रिंकिंग वाटर राइट वो पूरी तरीके से सलामत रहेंगे। विस्थापन का अर्थ है कि एक डिग्निफाइड लाइफ उनको दी जाए। जो हमारी परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें हम हाथियों के संरक्षण को उसी प्रकार से यथावत जारी रहेंगे। केवल रेगुलेशन रहेगा, ये हमने निश्चित रूप से किया है। ट्रांसपोर्टेशन के विषय को भी किया है और हम भी अपने वन्य संरक्षण के मामले में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर हम ये चाहते हैं कि उन सब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नई उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे विकास को प्रभावित ना करे, लेकिन विकास को संवर्धन करने का काम करे। मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी है कि हमारे देश में न केवल प्रोजेक्ट लॉयन, न प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सफलतापूर्वक हमारे मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा देश पूरी तरीके से वन्य जीवों के अपराध और उसके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के जवाब के बाद लोकसभा ने 2 अगस्त 2022 को वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। दरअसल पूरी दुनिया प्रजातियों के अस्तित्व को लेकर न सिर्फ चिंतित है, बल्कि उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रयासरत भी है, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों के साथ साथ घास चरने वाले पशु भी चाहिए। साथ ही इन पशुओं के शिकार से भोजन प्राप्त करने वाले शेर, चीता, बाघ का होना भी जरूरी है। इसलिए वन और वन्य जीवों की इस अद्भुत संपदा के संरक्षण के लिए जियो और जीने दो के मर्म को समझने और समझाने की जरूरत है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।